योगी जी वाह। अब ये सब तमाम पार्टियां भी कह रही हैं जो खिलाफ यानी विपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। देखिए पिटारा अब खुल चुका है, नतीजा आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, किसी की जरूरत नहीं, बंपर मतों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार आप देख सकते हैं। मणिपुर यही हाल, गोवा यही हाल, इसके अलावा उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम। पंजाब के नतीजे जो हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में आपको हमने दिखाए थे। हमने बताया था कि वहां आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और देखिए 92 सीट अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में। भारतीय जनता पार्टी प्लस का वहां हाल बुरा है, केवल 2 सीटों पर आगे, कांग्रेस 18, अकाली दल 14 और अन्य के खाते में 1। अब आप देखिए कोई नहीं है आसपास आम आदमी पार्टी के, और भगवंत मान पहले से ही प्रोजेक्टेड थे कि वो सीएम बनेंगे, तो भगवंत मान होंगे पंजाब के अगले मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष, इसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री मौजूद हैं। 4 राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने पर फैसला इस बैठक में किया जाएगा। योगी, प्रमोद सावंत, एन बीरेन फिर से सीएम बनेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है। देखिए धामी के हारने के बाद नया सीएम बन सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि धामी के काम पर वोट पड़ा, बीजेपी ने धामी का चेहरा आगे रखकर ही उत्तराखंड में वोट मांगा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी मिली। हालांकि तमाम सर्वेज बता रहे थे कि वहां नेक टू नेक मुकाबला है। यहां तक कि इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल ने भी आपको बताया था कि कांग्रेस के साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला है, लेकिन नतीजों ने यह साफ कर दिया कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई नहीं है। 47 सीटें आप देख सकते हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि जिस चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरी उत्तराखंड में, पुष्कर सिंह धामी, वो अपना चुनाव हार गए। अब देखिए तस्वीरें, और ये बहुत लाजमी तस्वीरें, बहुत स्वाभाविक तस्वीरें हैं। होली अभी दूर है, लेकिन लखनऊ वालों के लिए आज होली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको चारों तरफ रंग गुलाल बिखरा मिलेगा, क्योंकि ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे लखनऊ में, और वहां पर उन्होंने रंग गुलाल सभी के लगाया और खुद भी आप देख सकते हैं। याद दिला दूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में लगातार कहा था कि होली जो है इस बार उत्तर प्रदेश में 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, जैसा कहा वैसा करा भी, होली शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के साथ इस त्योहार का शुभारंभ कर दिया है। पहले सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सत्ता में रहते हुए वापसी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया गया, और ये देखिए जीत जो है 273 सीट अब तक की टैली दिखा रही है आपको। समाजवादी पार्टी प्लस 125, बीएसपी 1। मायावती ने दावा किया था कि वो 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की केवल 1 सीट आई है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी इस नारे के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन 2 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस 7 में से, ये स्थिति है। और अन्य के खाते में 2 सीटें। ये आपने लखनऊ बीजेपी कार्यालय देखा, अब आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय ले चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बाहर ही आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली पहुंचे और वहीं से उन पर फूलों की बरसात शुरू हो गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के दौरान आप लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष जी के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मोदी जी का किस तरह से भव्य स्वागत हुआ ये आप देख सकते हैं।
मोदी और योगी की जोड़ी को लेकर के, उनके सामंजस्य को लेकर के विपक्ष ने इससे पहले भी माहौल बनाने की कोशिश की कि दोनों के बीच तारतम्य ठीक नहीं है, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। लेकिन मोदी और योगी ने लगातार इस बार चुनाव प्रचार के दौरान अपने कोऑर्डिनेशन को डबल इंजन की सरकार के तौर पर न केवल प्रचारित और प्रसारित किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि वाकई में वो डबल इंजन की सरकार कहते नहीं हैं, बल्कि इस डबल इंजन की सरकार को तेज रफ्तार के साथ आगे ले जाने के लिए भी प्रतिबद्ध है और आज इसका नतीजा आपके सामने है। तालियों के द्वारा अभिनंदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता के अध्यक्ष जी के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करते हैं। अब देखिए, आपको एक तुलनात्मक अध्ययन दिखा देते हैं कि 2014 से लेकर अब तक की स्थिति क्या है। पूरे हिंदुस्तान पर भारतीय जनता पार्टी का परचम कैसे लहरा रहा है। आप 2014 में देखिए, केवल 31% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही थी। फिर 2018 में देखिए, 2018 में जब भाजपा अपने शिखर पर थी, सुनामी 71%, 21 राज्यों में 71% जनता पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और अब 18 राज्यों में 50% राज्यों पर कब्जा है और कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में अब सिमट करके रह गई है। भारतीय जनता पार्टी का 2019 के मुकाबले बेशक प्रभाव आपको कम दिखाई दे रहा है नक्शे में, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो हिंदुस्तान आधा भगवा हो चुका है। 50% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त रूल है, शासन है। आलोक मेहता हमारे एडिटोरियल एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक मेहता जी, 2014 से लेकर के अब तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया है, तरक्की की है और कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अब इन नतीजों के बाद वो केवल 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। राज जी, सचमुच में ये भारतीय प्रजातंत्र के हिसाब से एक ऐतिहासिक, जिसको कहते हैं, चुनाव होगा जो आज हुआ है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अभी बिल्कुल कुछ समय पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम, एक तरह से पूरे देश के नाम जिस तरह की बातें कही है, वो इस बात का संकेत है कि जातिवाद को तोड़ना ये भी एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसकी वजह से आधे से अधिक, जैसे कहना चाहिए कि भारत में कब्जा हुआ। क्योंकि जातिवाद के आधार पर बहुत राजनीति हुई, संप्रदायवाद के आधार पर हुई, लेकिन सिर्फ जनता जनता के मुद्दे, विकास का मुद्दा, ये इन हाल के वर्षों में जिस तरह से उभर करके आया है, इसका ये प्रमाण है कि लोगों ने उन्हीं को ध्यान दिया, उन्हीं मुद्दों को ध्यान में दिया। अलगाववाद का मुद्दा जिसकी प्रधानमंत्री ने चर्चा की, आप देखिए उसी से पूरी जनता लड़ना चाहती है। कोरोना, बल्कि अभी ताजा मामला देखिए, जिस तरह से गंगा के अभियान, सारे लोग चिंतित थे कि यूक्रेन से छात्रों को लाना है, तब भी विरोधी पार्टियों ने जो भड़काया, उसको मुद्दे को भी उठाया। ये सारे मुद्दे ऐसे जिससे पूरे प्रदेशों में, आज भी वैसे कर्नाटक में भी आप देखिए बीजेपी है, जिस तरह वहां भी चुनाव होंगे, तो दक्षिण भारत में हो रहा है, पूर्वोत्तर, मणिपुर, आप ये देखिए पूर्वोत्तर में कब कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी असम के अलावा अन्य राज्यों में भी होगी। वहां पूरे भारी बहुमत के साथ, या गोवा में अपने साथ, जहां क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है। तो आप ये देखिए, जबकि इसी तरह से मुस्लिम आबादी वाले जहां बाहुल्य है, 46-48 सीटों पर, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो पूरे समाज को, सबको लेकर के चलने की शक्ति यदि दिखाई गई है, ये एक लोकतंत्र के लिए और पूरी दुनिया के लिए, जब हम कहते हैं दुनिया। अच्छा आलोक मेहता जी, जो हुआ सो हुआ, जो होगा वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने उसका भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 2024 भी तय है। नहीं, और यही नहीं, अभी पहले गुजरात का नाम भी लिया कि गुजरात मॉडल में जहां ये लोग सोचते थे, तो अभी ऐसा नहीं है, हम उत्तर प्रदेश को और सब जगह बनाएंगे। तो 2024 और अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, या गुजरात और हिमाचल के चुनाव होना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव होने, तो एक एजेंडा लगातार। जबकि एक बात है कि शायद इसके बाद ये बहस फिर से हो, वो तो चाहते हैं एक चुनाव हो सबके लिए, सारे राज्यों के लिए, ऐसी स्थिति बने, ये भी एक देश के लिए चुनावी खर्चे को भी कम करेगी। शायद इस बहस को भी नरेंद्र मोदी ही चलाते रहे हैं, और कल भी चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें भी ये कहा है। तो मुझे लगता है कि ये संकेत आपका बिल्कुल ठीक है कि 2024 के लिए भी जो एक तरह से रास्ता। चलिए एक बार ना आलोक मेहता जी सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, फिर चर्चा पर लौटते हैं। जी। जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है। बातचीत से
हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है, लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं, भारत का उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय तक एक राजनीति चल रही थी, वह राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद। इनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति बदल दी, उसकी संस्कृति बदल दी। अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है, काम करोगे, जनता के बीच में जाओगे और जनता का आशीर्वाद लोगे। आज विकास की राजनीति है, आज सशक्तिकरण की राजनीति है, आज महिला सशक्तिकरण की राजनीति है, आज युवा सशक्तिकरण की राजनीति है, आज किसानों के सशक्तिकरण की राजनीति है। आज जो व्यक्ति समाज, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। योगी क्यों उपयोगी? देखिए, आपको बता देते हैं, जातीय गठजोड़, छोटी पारियों के साथ तालमेल, एक से बढ़कर एक लोक लुभावन वादे, मुसलमान और यादवों का साथ, जयंत का साथ, उसके बाद भी योगी ही यूपी में उपयोगी साबित हुए। आखिर क्यों? देखिए, आखिर वो 5 कौन से कारण हैं, आइए समझते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बाकायदा समझाते हैं। पहला, बेहतर कानून व्यवस्था। उसके बाद आ जाइए सस्ती बिजली, बेहतर कानून व्यवस्था के बाद सस्ती बिजली, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा, शिक्षा मित्रों को फिर से सहायक अध्यापक बनाने और पुरानी पेंशन लागू करने जैसे बड़े चुनावी घोषणाएं करके भी अखिलेश योगी सरकार की कानून व्यवस्था के आगे फेल हो गए। दूसरी पॉइंट पर आइए, महिलाओं का पूरा समर्थन मिला। हमने बताया था अपने एग्जिट पोल में 70% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट किया है। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत जो है वो महिलाएं बनकर उभरी हैं। पीएम आवास योजना से लेकर के उज्ज्वला गैस योजना और बिजली योजना तक सबने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरा पॉइंट, मुफ्त राशन बांटना काम आया। जी हां, कोरोना काल में 3 साल से भाजपा की सरकार हर गरीब तक मुफ्त राशन पहुंचा रही थी। जी हां। चौथे पॉइंट पर आइए, योगी की बेदाग छवि, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की कोशिश जो है वो काम आ गई।
5वां पॉइंट, दलित वोटर्स का भाजपा में आना। जी हां, करीब 70% दलित वोटर्स बहुजन समाज पार्टी से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने काफी कोशिशें की, लेकिन दलित वोटर्स का भरोसा वो नहीं जुटा पाई। आलोक मेहता जी, इन 5 पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा अहम बिंदु वो कौन सा रहा जिसने योगी को एक बार फिर उपयोगी साबित किया है? कानून व्यवस्था। मैं मानता हूं कि देखिए, जिस तरह से वहां पर अपराध बढ़ा हुआ था, और परसेप्शन ऐसा नहीं है, यूं तो आप न्यूयॉर्क शहर या लंदन शहर में भी अपराध होते हैं। अपराध ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए, जेल की जरूरत नहीं रह गई, लेकिन जो जेल जाना चाहिए वो जेल भी गए, और एक परसेप्शन बन गया कि नहीं, यही हमारी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। और महिलाएं, जैसा आपने कहा, गांव-गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाना। आप ये देखिए, कई जगह गोबर संयंत्र हैं कि घरेलू गैस है, या किस तरह से उनको सशक्त बनाना, ये सबसे बड़ा राज है। जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना, योगी के द्वारा बिना भ्रष्टाचार के लोगों के घर तक अनाज, गैस या शौचालय और छोटे छोटे घर बनाने की सुविधा, जी जी, जिसके लिए छत मिल गई, जिसके लिए रोटी मिल गई, उसको यदि कोरोना काल में सब कुछ बंद हो, दिल्ली मुंबई में सब कुछ रास्ते बंद हो, लेकिन वहां यदि उसको सुरक्षा मिल गई, वहां यदि उसको टीका मिल गया, यहां स्वास्थ्य की आयुष्मान योजना मिल गई, ये ऐसी योजना है जिसका आपने जो जिक्र किया, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा राज है। इसलिए सारे जातिवाद क्षेत्र जिसकी जो दावा किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि केवल भाषण है। और जनता से संपर्क, मोदी जी हर संसदीय दल की बैठक में और किसी भी बैठक में जाकर कहते हैं कि आपको संपर्क करना है, उसका भी फायदा मिला। यदि आप जनता के संपर्क में नहीं रहेंगे तो आप दलितों के समर्थन को आप इतना बड़ा फायदा नहीं मान रहे? किसको? दलितों के समर्थन को? नहीं, दलितों, देखिए इसीलिए मैंने कहा, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मैं तो मानता हूं कि उन सब की सुरक्षा। मुझे लगता है कुल मिलाकर जो 5 पॉइंट्स हमने दिखा आलोक मेहता जी, ये हर हाल में 5 पॉइंट्स 20% के पक्ष में जाते हुए 100% योगी फिर उपयोगी साबित करने में एक बार फिर से सफल रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, एक छोटा सा हम यहां पर ब्रेक ले रहे हैं, खबरें अभी जारी हैं, बहुत अहम बातें आपको बतानी हैं इन नतीजों के बाद जो सामने आई हैं, कहीं जाइएगा मत। आज के चुनाव नतीजों में बस 2 ही कमाल हुए हैं। पहला कमाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सुनामी, और दूसरा कमाल हुआ है पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी। जी हां, आम आदमी पार्टी की जीत उसकी चुनावी रणनीति की कामयाबी है। पंजाब में चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने मुद्दों से कैंपेन शुरू किया, अच्छे सरकारी स्कूल और बेहतर अस्पताल की बात की, फिर 400 यूनिट मुफ्त बिजली और 18 साल से बड़ी हर महिला को पर मंथ प्रति माह 1,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। इसके बाद एक कदम आगे बढ़कर घर घर से गारंटी कार्ड भरवाए। पंजाब में जीत की खबर मिलते ही केजरीवाल दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बता रहे थे, उसका लेखा जोखा आपके सामने। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए। देखिए, पंजाब की आंधी उड़ गए दिग्गज। कौन कौन से दिग्गज उड़ गए? प्रकाश सिंह बादल लांबी से हार गए। अब देखिए, सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से हार गए। आपकी आंधी सबको ले डूबी। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री चमकौर से हार गए। चरणजीत सिंह चन्नी भदौर से हारे। विक्रमजीत सिंह मजीठिया अमृतसर ईस्ट से हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से हार गए।
तो ये वो दिग्गज जो आम आदमी पार्टी की आंधी में उड़ गए। पंजाब में अब मान की सरदारी क्यों चली बताते हैं। पंजाब में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का जादू चल गया। आम आदमी पार्टी की सुनामी में बड़े बड़े दिग्गज सूखे पत्ते की तरह उड़ गए। आइए आपको 5 बड़े कारण बताते हैं कि क्या रहा। सत्ता विरोधी मत। कांग्रेस की चन्नी सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल था। इससे सत्ता विरोधी मत जो था, वोट जो था, वो एकजुट हो गया। कांग्रेस की कल है। पंजाब कांग्रेस में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में तनातनी थम नहीं रही। दिल्ली मॉडल काम आया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल दिखाकर पंजाब के मतदाताओं का ध्यान खींचा। आपका चुनावी एजेंडा काम आया। आपके 10 सूत्री चुनावी एजेंडा में बेरोजगारी, नशाखोरी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो थे वो प्रायोरिटी पर थे। आपके चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में सुधार का वादा किया गया था। इसके अलावा किसानों का विरोध। जी हां, केंद्र की भाजपा सरकार 2020 में 3 कृषि कानून लेकर के आई तो पंजाब के किसान उन्हें रद्द करने के लिए आंदोलन करने सबसे आगे आए थे। आलोक मेहता जी, ये जीत जो है विशुद्ध रूप से आम आदमी पार्टी के वादों की जीत है, उनकी मेहनत की जीत है। बशर्ते भले इस जीत के बाद कांग्रेस उन्हें एनार्किस्ट बताए, अपराधी पार्टी बताए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल अनुराग जी, उन्होंने अपना चेहरा बदला है। अराजकतावादी कहते थे खुद केजरीवाल, लेकिन अब उन्होंने पंजाब के लिए नए चेहरे लाना, अपने वायदे करना और विकल्प उन दोनों बड़ी पार्टियों का। अभी उन्होंने नाम लिया सुखबीर बादल का, लेकिन प्रकाश सिंह बादल 95 ईयर उस एज में भी 95 वर्ष की उम्र में वो उम्मीदवार बनकर आए, तब भी अकाली दल जिस तरह से नहीं जीत पाया। इस बात का प्रमाण है कि लोग एक विकल्प की तलाश कर रहे थे। और युवा चेहरे, आप देखिए, नए नए चेहरे जिनका कोई नाम नहीं जानता हो, ऐसे लोगों को भी आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया और वो जीत करके आ गए। इसलिए मैं मानता हूं कि ये क्रांतिकारी, चाहे वो आम आदमी पार्टी कहे या भारतीय प्रजातंत्र में हम जब बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जाति तोड़ने वाली, उसी तरह से पंजाब में जहां सिख समुदाय का इतना ज्यादा प्रभुत्व था, ये ठीक है उन्होंने मान को अपना मुख्यमंत्री पद घोषित किया, लेकिन केजरीवाल का नाम और उनकी पार्टी का नाम लगा कि भाई हाँ, एक स्वच्छ प्रशासन हमको मिल सकता है। जो लगातार भ्रष्टाचार, अकाली दल के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से दुखी था, और राहुल गांधी और प्रियंका ने जिस तरह से परिवर्तन कराया, कैप्टन को भी जैसे कहते हैं अपमानित किया, और पार्टी के लोग को आपस में लड़ाने में भी जितनी मदद की, चाहे हरीश रावत को भेजा तो हरीश रावत को भी उत्तराखंड में हारना पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आम आदमी पार्टी जो आपने गिनाए हैं उसमें बहुत बड़े सपने दिखाए हैं। सवाल यही होगा कि उन सपनों को साकार करना भी पंजाब, दिल्ली से बड़ी चुनौती पंजाब होगी। और कहीं भी बात कर लीजिए आलोक मेहता जी, चाहे कांग्रेस की हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष बनने के काबिल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि वो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी उसने अपनी एक तरह से प्रेजेंस बनाई है, गोवा में अपनी उपस्थिति बनाई है, गुजरात में पहले चाहे सूरत नगर पालिका नगर निगम के उसमें आई, अब वो गुजरात में भी अपना कुछ पहले से प्रभाव कोशिश करेगी जहां चुनाव होने वाले हैं। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि पहले अभी तक सोचते थे कि ऐसे आम आदमी पार्टी किसका विकल्प बन सकती है, बल्कि ममता बनर्जी जो सपना देख रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान होगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस वाले रास्ते से, कांग्रेस ऐसा नहीं कि खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सिमटती जा रही है, और यदि देखेंगे तो आने वाले वर्षों में बिल्कुल ही एक तरह से सिमट जाएगी। अभी 2 राज्यों में बची है, उसके बाद वहां भी अस्तित्व खतरे में होगा। इसलिए ये सबक है कि कैसे आप विकल्प बन सकते हैं और जनता से जुड़े रह करके उनकी समस्याओं का समाधान या विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आलोक मेहता जी, आप लगातार हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमसे जुड़ने के लिए और इस नतीजे पर, इन रुझानों पर अपना विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक मेहता जी। और अब आपको सुनवाते हैं कि पंजाब की प्रचंड जीत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है।
लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, कितना रोज सुनते थे ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है, केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, कल शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ जाएंगे भगवंत मान। सुबह 10 बजे के करीब कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल सुबह 11 बजे चन्नी की कैबिनेट बैठक हो सकती है। बैठक के बाद गवर्नर को इस्तीफा सौंपेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। आपको बता दें पंजाब में आप से अगले सीएम होंगे भगवंत मान, और भगवंत मान ने यही इच्छा जाहिर की है कि वो अपनी शपथ राजभवन में नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह के गांव में लेना चाहते हैं। कल शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ भी जाएंगे भगवंत मान, और उनकी इच्छा यही है कि वो जब शपथ लेंगे तो वो भगत सिंह के गांव में ही, शहीद भगत सिंह के गांव में ही शपथ लें। जबरदस्त जीत के बाद भगवंत मान ने संगरूर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पहला पंजाब मोती महलों चो चलदा सी, सिस्मा वाले महलों चो चलदा सी, बड़े बड़े दरवाजे, बहुत उच्चियां उच्चियां कंधां वाले घरां चो चलदा सी। पर अज तो बाद पंजाब पिंडां चो चलूगा, वार्डां चो चलूगा, मुहल्लियां चो चलूगा, शहरां चो चलूगा। पंजाब थोड़ा, असीं कोई रजिस्ट्री नहीं कराई इन्हां दे नाम, पंजाब थोड़ा। अज मैं थोनू कहंदा सी 32 दंद ने, मैथों ना कहाया करो कुछ, बड़े बादल साहब हार गए। इसके बाद भगवंत मान अपने होम टाउन पहुंचे सतोज गांव में। उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें देखिए। आम आदमी पार्टी की जो जीत है उसका असर अब बच्चे बच्चे पर दिखाई देने लगा है। आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं, ये देखिए।
क्या बनकर आए हो आप? केजरीवाल और भगवंत मान जी दोनों बनकर आए हो? क्या क्यों ऐसे क्यों तैयार होकर आए हो? सपोर्ट कर रहे हो आप आम आदमी पार्टी को? पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा ने पार्टी की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि जो परिणाम आए हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। राघव चड्ढा ने कहा कि हम सभी के लिए काम करेंगे। पंजाब की सियासत में झाड़ू ऐसा चला, ना तो हाथ दिखा, ना फूल की खुशबू, ना ही तराजू से तोल पाया। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय राघव चड्ढा हैं, जिन्होंने पूरे पंजाब की जिम्मेदारी तकरीबन 2 से 3 महीने पहले पंजाब में उतरे और पूरे पंजाब 1.5 साल पहले एक्टिवनेस सर जिस तरह की रही है, और ये कहेंगे पंजाब का जो काडर था, जो कार्यकर्ता था, उसकी आज मेहनत की बदौलत आप लोग 91 का आंकड़ा। इस जीत का सारा श्रेय आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। देखा ना रात देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, बस काम किया और पार्टी को मजबूत किया। ये चमत्कार से कम नहीं है जो आज हुआ है। और आज पंजाब के लोगों ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मान साहब के, केजरीवाल साहब के, आम आदमी पार्टी के कंधों पे डाली है। परमात्मा सुख रखे, एक बहुत सफल और प्रो पीपल सरकार मान साहब की चलेगी। लोगों के काम होंगे और सबके लिए काम करेंगे, जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी। इसमें परमात्मा ही हमसे कुछ अलग कराना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है, अक्सर लगता है कि ये तो ऊपर वाले की देन है। हम तो साधारण लोग हैं, आम लोग हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि सियासत में भी आएंगे और ऐसे लोगों को हराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन वहां सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। जिस चेहरे को लेकर के बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वो ही चुनाव हार गए। कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने उन्हें 6000 से ज्यादा मतों के अंतर से हरा दिया। हम पुष्कर सिंह धामी की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड का उलटफेर, सीएम हार गए, सीएम दावेदार भी हारा, दोनों हार गए। हरीश रावत भी हार गए, सीएम धामी भी हार गए। दोनों ही अपना अपना चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के 2 चेहरे, एक चेहरा हरीश रावत और एक बीजेपी का चेहरा पुष्कर सिंह धामी, दोनों ही पार्टियों के चेहरे मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव हार गए। धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान था बीजेपी का, लेकिन धामी चुनाव हारे। और कांग्रेस ने चेहरा आगे बढ़ाया था हरीश रावत का, लेकिन हरीश रावत भी चुनाव हार चुके हैं। इसी के साथ मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।